नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए लोकप्रिय समकालीन लेखिका कल्पना मनोरमा की लिखी हुई कहानी पिता की गंध। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। यूं तो आप रोज कहानी सुनते हैं, मगर पिता की गंध कहानी में असल में क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये कहानी स्त्री के लिए गढ़ी तमाम सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों का प्रतिकार करती है। जिस तरह पुरुष अपने निर्णय और निर्माण में स्वतंत्र है, स्त्री भी अपने प्रति निर्णय ले सकती है और अपनी बात को गंभीरता से सामने कह सकती है। दहेज के लोलुप पिताओं की पोल भी खोलती है, जो बहू के साथ खुद के जाए बेटे और बेटे के बच्चों से भी दूरियां बना लेते हैं। कहानी में एक ध्वनि ये भी है कि बहुओं को प्रताड़ित सिर्फ जलाकर मारने से ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उनको नजरअंदाज करके या मौन उपेक्षा करके उनको मर्मांतक पीड़ा से भरा जा सकता है। स्वीकृति तो अपने जन्म दिए बच्चों को चाहिए होती है, बहू तो दूसरे घर से आती है। कथाकार ने मानवीय वृत्तियों और व्यवहार को बेहद खूबसूरती से उकेरा है इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं कल्पना मनोरमा जी की लिखी हुई कहानी पिता की गंध। अब तक तो 2 बच्चों का पिता बन चुका था। परिस्थितियां मौसम की तरह बदल रही थीं। अगर कुछ नहीं बदला था तो वो भाई बहनों और पत्नी के साथ झगड़ना, गांव में पिता का चुकते जाना और इन सभी को इंच भर भी खुशी न दे पाने का मेरा अकथ दुख अकेले सहना। पत्नी उम्र की कगारों में लगी दिन दिन छीज रही थी। पिता 80 वर्ष लांघने के बाद भी मूडी और धुनी बने थे। भाई बहनों ने मनमर्जी की खाइयाँ खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। मैं समता और स्नेह का आकांक्षी निराशा की शरण जा लगा था, जबकि उम्र के चौथे पड़ाव तक पहुंचते हुए बहुतों के पिता करुणा की वरुणा बन जाते हैं। पिता के भीतर माँ वाला ममतालु पक्ष दिखने लगता है, मगर मेरे पिता वैसे ही थे जैसे वे मेरे बचपन या अपनी जवानी में रहे होंगे। माँ दबी जुबान से कभी कभी कह उठती थी, तुम्हारे पिता बिन मेहनत कमाए पैसों के भूखे आत्म केंद्रित मानुष हैं। मैं किशोर होता जा रहा था। पिता के प्रति माँ का कथन बुरा ही नहीं लगता, माँ के प्रति विद्रोही होता रहा था। अब लगता है कि काश मैं अपनी माँ पर यकीन कर लेता। कम से कम बेटे के अपनेपन से तो माँ अघाई रहती। उन्हें पूरा का पूरा श्रद्धा से सुन लेने का पुण्य तो कमा लेता। मैंने देखा था माँ को, वे ज़्यादा कुछ नहीं, पिता का मन चाहती थीं, उनसे बातें करना चाहती थीं, उनकी बातें सुनना चाहती थीं। पिता से अपनेपन का सुख उन्हें कभी नहीं मिला। जब और बड़ा हुआ तो पिता के मन से जाना कि मेरी माँ सुंदर स्त्री नहीं थी और पिता को सुंदरता से प्रेम था। माँ अपना जीवन हम भाई बहनों में बांट चुकी थी। अपना सुख दुख बांटने के लिए कोई बहुत अपना चाहिए। माँ मुझे अपना मान लेना चाहती थी, मगर मैं पिता की भक्ति में अग्रणी बनना चाहता था। पिता की आंखों में ऊंचा स्थान पाने का अभिलाषी बन गया था। उस समय ऐसा लगने लगा था कि पिता पूरे मन से मेरे साथ हो जाएं तो दुनिया चुटकियों में जीत लूँगा। इसी ऊहापोह में बचपन से जवान हो गया, खुद भी पिता बन गया और अब अधेड़ों में शामिल होकर खुद चीन नहीं पाता हूँ कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ। हाँ, इतना ज़रूर समझ चुका हूँ कि पिता होना आसान काम बिल्कुल नहीं। पिता का जीवन आग का दरिया है, उसी दरिया में तैरकर जीवन पकड़ने का कार्य पिता की नियति। एक दिन की बात बताता हूँ। सुबह सुबह दाढ़ी बना रहा था। शीशे में अपने चेहरे में पिता प्रतिबिंबित से जान पड़े। पहले चौंका, फिर पलकें झपकाईं और चुपचाप दाढ़ी बना ली। मन बचपन में लौट गया, उसे लौटने दिया। छाती भूले एहसासों को याद कर थरथराती रही। उसी बीच मैंने ऑफिस जाने की तैयारी कर ली। मोटरसाइकिल पर बैठने चला तो अचानक पैरों की तरफ नज़र चली गई। लगा कि अरे, मेरा पाँव तो पिता के पाँव जैसा है। सिर झटक कर दफ्तर पहुंच गया। लैपटॉप पर काम करने बैठा तो हाथ की उंगलियां फिर से पिता जैसी दिखने लगीं। हद थी, अनमयस्क मैं दंग रह गया। उठकर पानी पिया, ऑफिस की बालकनी में टहलता रहा। सड़क पर चल रहे बूढ़ों में पिता को खोजने लगा। मन था कि उड़नबाजी पर उतर आया तो बॉस से जाकर कहा, आज मन भयभीत है, क्या करूं बॉस। सुनते ही बॉस बोले, कपिल, आराम की ज़रूरत है आपको, घर जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा।
ऑफिस में सदा नियमित रहने का प्रतिफल था, वरना काम के आगे कौन पूछता है व्यक्ति को। मैं घर लौट आया। बच्चों के स्कूल से लौटने का वक्त हो रहा था, इसलिए दरवाज़ा उड़का था। जाकर सोफे पर निढाल पसर गया। घर सन्नाटे धुन रहा था। पत्नी अपने नए सिले कुर्ते में तुरपाई कर रही थी। पहले मुझे अचानक आया देख कर डरी, फिर दौड़कर पानी ले आई। मैंने उसे समझाया, चिंता की कोई बात नहीं, मन खराब है, उदास भी है, लेकिन आराम करूँगा तो शायद ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर वो मेरा माथा टटोलती रही, फिर पास में बैठकर तुरपन करने लगी। मैंने पूछा, खाना बन गया? उसने हाँ में पलकें झपका दी। जमाने बाद मैं उसे ध्यान से देख रहा था। उसके रंग रूप में काफ़ी नहीं, बहुत परिवर्तन आ चुके थे। मुझे घूरते देख वो थोड़ा असहज हो गई, फिर थोड़ी देर में उठकर अन्य कामों में लग गई। पत्नी ने पीठ फेरी और मैंने पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगाया ही था कि फ़ोन बज उठा। कपिल, तेरे पिता सीरियस हैं, जल्दी गांव चले आओ। सुबह से हो रही मन की विचलन को थाह मिल गई। मन पर एक बोझ उतर आया। बताने वाले ने बोलकर फ़ोन रख दिया। पिता को सिगरेट पीने की बुरी लत थी। अक्सर फेफड़ों से जुड़ी तकलीफ में देखता आया था उन्हें, लेकिन सीरियस शब्द अप्रत्याशित लगा। ध्यान गया, पिता बीमार नहीं, सीरियस हैं। फिर भी मेरे भाई बहनों में से किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। गांव का लड़का न बताता तो मैं जान ही ना पाता। मेरी गलती अगर ध्यान करता हूँ तो बस इतनी कि मैंने अपना परिवार गांव में नहीं छोड़ा और बच्चे होने के बाद माहवार अपनी तनख्वाह पिता के खाते में जमा नहीं की। इसके अलावा मैंने किसी भी प्रकार की अनीति की हो तो ऊपर वाला मुझे दंडित कर सकता है। क्या बड़बड़ा रहे हो? पत्नी बोली। पिता के परिवार के प्रति एक वितृष्णा उभर आई। सब बातों को किनारे कर बिना देर किए मैंने ऑफिस में खबर कर दी। बॉस सुबह से ही मेरी परेशानी से परिचित थे, तुरंत छुट्टी साइन कर दी। मैंने भी गांव जाने का मन बना लिया। फिर सोचा कुछ और पैसों का इंतज़ाम कर सुबह निकल जाऊंगा। वैसे भी दिन आधे से ज़्यादा निकल चुका था। जाऊंगा तो कम से कम हफ्ते भर पिता के साथ रुकूंगा। पिता की विरोधी मौन घोषणाओं ने हमारे बीच जो खाई खोद रखी थी शायद पाट सकूं। पिता के मन में दबी दबी प्रीति दिन भर उनके सामने रहने से शायद उभर आए। जीवन के खुले घावों को मूंदने का मौका मिल जाए। एक बार उनके सीने पर सिर टिकाकर अपना मन हल्का कर सकूं, मैंने सोचा। पिता का सीरियस होना मेरे लिए डरावनी खबर थी। ना बैठने में चैन था, ना ही टहलने में। मन और शरीर अलग ढंग से काम कर रहे थे। बच्चे स्कूल से लौट आए थे। पत्नी उनमें लग गई। मैंने शर्ट उतारकर सोफे पर रखी। रुमाल, घड़ी, पेन सब टेबल पर रखकर चप्पल पास में सरका दी। फिर जीन्स भी उतार दी और वहीं लेट गया। पत्नी ने तौलिया लपेटने का इशारा किया, मगर मैं नहीं उठा। दोपहर कब शाम में बदल गई पता नहीं चला। जाना नहीं गाँव? 5 बजे पत्नी ने झकझोर कर उठाया। जाना क्यों नहीं? क्या पागल उगल हो गई हो? मैं उठकर बैठ गया। फिर बैठे क्यों हो? जाओ, शाम होने को है। अब सुबह जाऊंगा। फिर ठीक है, खाने में क्या बना दूं? मेरी तरफ से कोई जवाब न पाकर फिर बोली, मत बोलो, जो ठीक लगेगा बना दूंगी। मैं फिर चुप रहा। पत्नी किचन की ओर चली गई। मैं बच्चों की ओर मुड़ गया। दोनों स्कूल के कार्यों में व्यस्त थे। बच्चों के पास बैठकर मैं पिता के बारे में बातें करना चाहता था, जैसे सब करते हैं, ताकि बच्चों की श्रद्धा अपने दादा के प्रति बढ़ सके। बहुत सोचने के बाद भी मुझे बातों का सिरा न मिल सका, सो सीधे बोल दिया, बच्चों, मेरे पिता सीरियस हैं। बच्चे बेस्वाद से अवाक रह गए। मेरी तमन्ना थी बच्चे मेरे पिता को महत्वपूर्ण समझें, बेचैन हो जाएं, दादा दादा कर उनकी बातें याद करने लगें। चाह कर ऐसा न हो सका। बच्चों के पास दादा से जुड़ी मधुर स्मृतियाँ नहीं थीं। स्नेह का तार खींच ही नहीं सका था, तो झंझना कर संगीत फूटता भी कैसे। मैं ठहरा निरा बपुरा। इस संवेदनहीनता का कारण बच्चे नहीं, मैं खुद ही था। पिता को हम दोनों अप्रिय हो चुके थे। मेरी शादी में दहेज भरपूर नहीं मिल सका था, जैसा पिता चाहते थे। इस बात से वे क्षुब्ध ही नहीं, कुपित रहने लगे थे। मेरे पिता और भाई बहन बिन बोले चाहने लगे थे कि मैं अपनी पत्नी को मायके छोड़ दूं, हमेशा हमेशा के लिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पत्नी को छोड़कर मैं अपने ससुर जी का दिमाग ठिकाने लगा दूं, पर ऐसा करना मैंने उचित नहीं समझा। अब सिर्फ पत्नी होती तो कर भी देता। शादी के तुरंत बाद बेटा आ गया। पत्नी को छोड़ना मतलब बच्चे की दुर्दशा करना। मैं अच्छा पति भले नहीं था, मगर पिता अच्छा बनना चाहता था।
जो जो बेटा पढ़ने लायक हुआ उसे लेकर मैं नौकरी पर चला आया। पत्नी को साथ आना ही था। बस मेरे और परिवार के बीच पतली सी दरार खाई बन गई। उसके बाद भाई बहनों के सहयोग से खाई कब सागर बनी हमें पता नहीं चला। पिता की करुणा का व्यास मेरी ओर से सिकुड़ता चला गया। बावजूद इन बातों के मैं अपने बच्चों को दादा के लिए विह्वल होते देखना चाहता था। प्रेम में बहते आंसू मन का मलाल धो देते हैं, मगर मेरे लिए ये सोचना असमंजस का वाकया बन गया। बच्चे मेरी उहापोह शायद समझ गए। छोटा पानी ले आया। बड़े का ध्यान अपनी ओर से मोड़कर मैंने कहा, पार्थ तुम गांव चलोगे ना? तेरे दादा सीरियस हैं। बेटे ने हाँ में सिर हिला दिया। मन को थोड़ा संतोष हुआ। पापा जी, आपके और दादाजी के बीच स्वीट बॉन्डिंग की बात बताओ ना। छोटा बेटा मेरा ध्यान भटकाना चाहता था। उसकी मुग्ध छवि देख मैं सच में सोचने लगा। बचपन से लेकर अपनी जवानी, बाद में पत्नी और बच्चों तक फंदे फंदे जीवन उधेड़ा। बॉन्डिंग वाली फुलकारी न पाई। छाती में दबी कराह गले तक जरूर लुढ़क आई। बोलने में दिक्कत होने लगी। मैं उठकर पत्नी की ओर बढ़ गया। पत्नी दिन को समेटकर मंदिर में रखती जा रही थी। संध्या आरती की तैयारी के बीच गैस पर टमाटर आलू की सब्जी पक रही थी, जो मेरी पसंद को ध्यान में रखकर बनाई जा रही थी। मैं चुपचाप पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं चाह रहा था पत्नी मेरे दुख को ज़्यादा समझे, पिता की बातें करे। उसने एक नज़र मेरे ऊपर डाली, मगर साफ पता चल रहा था कि वो अपने में व्यस्त है। अंत में मुझे कहना पड़ा, अब फ़िलहाल मंदिर बंद ही रहने दो, गांव चलने की तैयारी करो। मैं सोच रहा हूँ हम सब हफ्ते 2 हफ्ते पिता के पास चलकर रहें। इतना बोलकर मैं उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए मौन हो गया। वो माचिस के बारूद लगे सिरे पर तीली घिसती रही। तीली का मसाला टूटकर जब ज़मीन पर गिरा तब उसने आंखें उठाकर देखा। बाबूजी शायद ही बचें। मैंने उस वक्त बताया नहीं, लड़का कह रहा था। मैंने उतने ही दुख और आंतरिक कोलाहल के साथ कहा जितना कोई छोटा बच्चा कहता। बिना जला दीपक मंदिर में रखकर उसने पट बंद कर दिए। जल्दी से 2 रोटियां सेक देती हूँ, बच्चों के साथ तुम रात में ही निकल जाओ। पत्नी मेरी ओर देखते हुए बोली और धनिया कतरने लगी। तुम नहीं चलोगी? मैंने कहा और बहुत देर उसकी पीठ देखता रहा। वो नहीं बोली। उसकी चुप्पी को हाँ मानकर मैं तैयारी करने लगा। अलमारियाँ खोल रहा था। पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। मेरी मनोदशा देख पत्नी झटपट मदद करने लगी। पत्नी गहरे मौन में थी, फिर भी मेरा मन कह रहा था कि मैं उससे पूछूं, तुझे रोना क्यों नहीं आ रहा? मेरे पिता के लिए कतई दुख नहीं। लेकिन मौका ठीक नहीं था, सो टालता गया। बैग लगाने के बाद उसने खाना लगाया। मेरी इच्छा खाने की हुई नहीं। मैं तो बस रात किसी तरह बीतने की प्रतीक्षा में था। जब वो काम समेटकर सोने के लिए कमरे में जाने लगी तो मैंने कहा, अपनी भी तैयारी करो प्लीज़ अंकिता। हालत में सुधार ना हुआ तो रुकना पड़ेगा। 15 दिन की छुट्टी मांगी है, उम्मीद है मिल जाएगी। और फिर पिता की संतानों में मैं ही बड़ा हूँ। बोलने में अभी अच्छा नहीं लगेगा, पर सत्य ये कि पिता की अंतिम क्रिया कौन करेगा। मैंने कर्मकांड के बाबत अर्जेंसी जताई। क्योंकि मैं जाग रहा था, अंदर सोने नहीं गया था, इसलिए पत्नी भी सोफे के पास ज़मीन पर दरी बिछाकर लेट गई। वो दिन भर की थकी थी, वो अलसाई थी। मैं अपने तापों के साथ अंदर से दरक रहा था। वो नींद में जा रही थी। मैं बार बार उसे घर चलना ही होगा बोलता जा रहा था। एक बार ये वो चिढ़ गए। देखो कपिल, ये वक्त बहस करने का नहीं। बच्चों को लेकर चाहे सुबह या अभी चले जाओ। ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं है, तुम्हारे दुख में सहभागी हूँ, मगर चल नहीं सकूँगी। जब ससुर जी ने मुझे बहू समझा ही नहीं तो जाने का फ़ायदा ही क्या? दिखावे के लिए नहीं जा सकती। आखिर जताना क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं। फिर ये ड्रामा क्यों? मैंने खौलता आक्रोश उसके आगे उगला। मैं ड्रामा ही करती हूँ मान लो। तुम छोड़ सको तो मेरे हाल पर मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकता। तो फिर उस वक्त भी पकड़ कर रखना था जब तुम्हारे घर वाले छीछा लेदर कर रहे थे मेरी। कभी नाजायज़ छोड़ो, जायज़ एक बात ही मान लेते तो आज मैं भी। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं था। पत्नी के पास न शब्दों की कमी थी और ना ही उसके दुखों की। वो बोलती जा रही थी, मेरा प्रतिरोध गूंगा हो गया। रात की अंधेरी फिसलन में मेरे दुख आकार लेते दिख रहे थे। मेरी पत्नी उम्र भर की कड़वाहट उगने के लिए तत्पर हो चुकी थी। कपिल, रिश्तों का अपना एक डायलैक्टिक्स होता है जिसे न तुम्हारे पिता ने समझा और ना ही तुमने।
इसलिए जीवन की व्यवस्थाओं में प्रेम या मुक्ति के लिए यूटोपिया का पीछा करना अब मुझे जोखिम भरी मृग मरीचिका लगने लगा है। अपने परिवार से जुड़ने की तुम्हारी उत्कट जिजीविषा से अनभिज्ञ नहीं हूँ, और ना ही मैंने चाहा कि तुम उन्हें देखो नहीं, तवज्जो न दो, खूब दो। आखिर उन्हीं के बीच उगे बढ़े हो। लेकिन मुझे भी तो इंसान समझो। तुम जिन लोगों के लिए व्याकुल हो, उनसे दुत्कार के अलावा तुम्हें भी कुछ नहीं मिला। जानती हूँ। मुझे छोड़ो। अगर तुम्हें भी सम्मान मिल जाता तो लगता तुम्हारे त्यागों के बदले कुछ तो ठीक हुआ। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का होने से बच गया। इसलिए कहती हूँ, अपने सन्नाटों और कोलाहलों के साथ तुम अकेले जाओ, अपनों का साथ महसूस करो और उनका साथ बनो। पिता से जाकर मिलो, अपनी कहो, उनकी सुनो। मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा। इस स्थिति में भी अपने नज़दीक मुझे देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मेरी जीवन भर की मुदी चीखें बिथम कर हुंके बन जाएंगी। पत्नी बोलकर बिसूरने लगी। ये परेशानी का समय है, कौन क्या महसूस करेगा करने दो, मैंने कहा। नहीं कपिल, दुख को इतना हल्के में मत लो। दुख अपनों के साथ होने की मीमांसा का आधारभूत सूत्र है। मैं उनकी नहीं हूँ, कारण तुम जानते हो, इसलिए मुझे कुछ बताना नहीं है। तुम पूरे मन से गाँव जाओ, मांगनी पड़े तो अपने पिता से माफ़ी भी मांग लेना। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर। अच्छी बहू का तमगा नहीं चाहिए मुझे। मेरी आत्मा को शांति चाहिए, जो न जाकर ही मिलेगी। पत्नी वो सब याद दिलाना चाहती थी जो ज्यादतियाँ मैंने और मेरे परिवार ने उसके साथ जीवन भर की थीं, और जिन्हें मैंने कभी ज्यादतियों में गिना ही नहीं था। बल्कि पिता के प्रेम को पाने के लिए पत्नी से छिपकर पैसे घर भेजना, ज़रूरत से ज़्यादा बचत के लिए झगड़े करना, भाई बहनों की पक्षधरता में रातों रात पत्नी से लड़ना, उस भाई की बीवी के लिए अपना पुश्तैनी घर छोड़ देना जिसने कभी बड़े भाई यानी मेरा मान नहीं दिया था। मेरे लिए पिता से झगड़ते हुए अपना घर छोड़ना एक प्रकार का क्रोध का इजहार था, लेकिन पत्नी के दिल पर इस घटना का प्रभाव मर्मांतक पड़ा। वो इसे जातीय अपमान मान बैठी। वो चाहती थी लड़ो झगड़ो कुछ भी, लेकिन घर ना छोड़ो। भाई भाई अलग मत हो, मतभेद को मनभेद मत बनने दो। मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। उस अलगाव और बिछड़न के बाद जब पता चला कि पिता उसी शहर में अपने भाई के घर रह रहे हैं, तो एक बार फिर पिता के सम्मान के लिए तड़प उठा। मैंने उन्हें मना कर घर ले आने के लिए अपनी पत्नी से कहा। उसने टालमटोल की, लेकिन मेरी इज्जत की परवाह ने उसे वो सब करने पर मजबूर किया जो मैं चाहता था। पत्नी मेरे पिता को मनाकर घर ले आई। बच्चों के साथ उनकी तीमारदारी में जुटी रही। पिता तंदुरुस्त होने लगे। मुझे बड़ा सुख मिला। मगर एक दिन किसी तिनका सी बात पर पिता और मैं फिर लड़ पड़े, और बात यहाँ तक जा पहुँची कि अब के पिता ने मेरा घर छोड़ दिया। बस तब से मेरी पत्नी ने मेरे परिवार से हाथ जोड़ लिए। एक बार फिर से मैं अपनी पत्नी से अपने स्वाभिमान का बलिदान चाह रहा था। आंखों पर कोहनी टिकाए मैं सोच रहा था, सोचो चाहे लड़ो, बाद में, पहले फ़ोन उठा लो। उतनी देर से वाइब्रेट हो रहा है। पत्नी ने मुझे झकझोर दिया। तुम ही उठा लेती, कहते हुए मैंने फ़ोन उठा लिया। कपिल, तेरे पिता नहीं रहे, हो सके तो अभी जल्दी चले आओ, कहने वाले ने बोलकर फ़ोन रख दिया। मेरा पेट पानी हो गया। मैं दौड़कर पहले फारिग हुआ, बच्चों को उठाया। बात समझ में नहीं आ रही थी, करूं क्या, कैसे अभी गांव के लिए निकलूं। कुछ देर कुछ भी नहीं सूझा। न बस और न ट्रेन की व्यवस्था हो सकती थी। अब क्या हो। मैं घबराया हुआ चहलकदमी करने लगा। पत्नी को एक उपाय सूझा। उसने बच्चों के स्कूल वैन वाले भैया का नंबर दिया। मैंने फ़ोन लगाया। रात के 2 बज रहे थे। फ़ोन नहीं उठा। ओला उबर तलाशने लगा। डेस्टिनेशन देकर सारे कैंसिल कर रहे थे। पत्नी बार बार वैन वाले को फ़ोन लगाती रही। अंत में उसने उठा लिया। पत्नी ने अपनी बात बताई तो तैयार हो गया। मैडम, आधा घंटे की मोहलत दो, आता हूँ, पत्नी ने मुझे बताया। बच्चों को उठाकर मैं गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। अपने प्रति पत्नी के हजारों समर्पण उसकी मुखरित एक नकार ने धो डाले थे। मेरा मन पत्नी के साथ हाथापाई करने, जबरियाने को चाह रहा था। उसी वक्त गांव का लंगड़ा व्यक्ति याद आने लगा। जिस तरह लंगड़ा व्यक्ति जीवन के समक्ष शरीर की सत्यता सिद्ध न कर सका था और अपंग मानसिकता के हवाले होता चला गया, उसी तरह अपनों से हारा मैं अपनी कुंठाओं, हताशाओं और संतरासों का जिम्मेदार पत्नी को समझ रहा था। अपनों के द्वारा मिले अपमानित जीवन पर मैं पत्नी की सदिच्छा चाह रहा था, सद्भावना चाह रहा था। ये भूल रहा था कि अधिकार उस पर जताया जाता है जो हमारे उपकारों से दबा हो। परिवार के नज़रिए से पत्नी के हित में कुछ करना तो दूर, सोचना भी मैंने गुनाह समझा था।
मेरे पिता जिस तरह पुरुषोचित अधिकारों में झूमते रहे, मैं भी उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करता रहा और उन जैसा ही बन गया। गाड़ी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। रात अपने गुरूर में थी, मुझे डरावनी और विकराल लग रही थी। पिता की मृत्यु का सन्नाटा मेरे भीतर बज रहा था। बच्चों के साथ गाड़ी में बैठ गया। दुख और बेबसी के आंसू पीते पीते मेरा गला छिल गया था। दुख का मारा आधा पौना पत्नी के पास छूट गया और जो बचा पिता की मातम पुरसी के लिए रवाना हो गया। अंधेरी रात को चीरते हुए गाड़ी जल्दी ही हाईवे पर आ गई। मेरी आत्मग्लानि यथावत मुझे कुरेदती रही। कैसा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सफ़र था। मैं पिता की ओर बढ़ता जा रहा था और पिता अंतहीन सफ़र की ओर। बच्चे आधी नींद में थे, बैठते ही सो गए। अपने दुख से उबरने के लिए मैं भी सोने का प्रयास करने लगा। गाड़ी अपनी रफ्तार में दौड़ती रही। अचानक ड्राइवर ने कहा, घाटमपुर आने वाला है साहब। हड़बड़ा कर खिड़की से देखा तो सच में क्षितिज से उतरकर उजाला धरती को थपकने लगा था। मैंने बच्चों को उठा लिया। थोड़ी देर चलकर गांव के बाहर सड़क पर गाड़ी ने छोड़ दिया। बच्चों को साथ लिए मैं जा वहीं रहा था जहां सैकड़ों बार आया गया, लेकिन उस दिन पांव आगे बढ़ नहीं रहे थे। मैं उस घर की ओर मुखातिब था जो जितना पिता का था उतना ही मेरा, लेकिन कभी अपने भर जगह न ले सका। पहली बार पत्नी का साथ न होना मुझे कचोट रहा था। पिता के न रहने का दुख साथ साथ चल रहा था। उसी का हाथ पकड़े पकड़े जब लोगों के बीच पहुंचा तो मैंने अपनों को अपनी ओर देखते हुए नहीं, घूरते हुए पाया। मैं उस घर के आगे खड़ा था जिसे एक दशक पहले जीवन के सबसे कड़वे अनुभव के साथ त्याग चुका था। मुख्य द्वार के आगे रखी पिता की माटी के चारों ओर बैठे लोग उन्हें अपना अंतिम स्पर्श दे रहे थे। लोगों के हुजूम के बीच अपने को बचाता खर्चता बड़ी जद्दोजहद के साथ खुद से जुड़ने का प्रयास करता जा रहा था। पिता की अनुपस्थिति मन के वातावरण में गीली लकीर खींच रही थी। मैं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, प्रेम की उस चाहत की ओर जो कभी मिल नहीं सकी और अब कोई आशा भी नहीं थी। अरे मोर भैया रे, कोई अभी अभी आया था। पिता को रोकर पुकार रहा था। मैंने पिता को क्यों नहीं पुकारा? इस सवाल के साथ मैं जैसे जड़ हो गया। बच्चे चबूतरे के किनारे पर बैठे शून्य नज़रों से मुझे ही देख रहे थे। मैं उसी तरह झेप गया जैसे बचपन में छोटे भाई बहनों के सामने पिता मुझे जुतियाने लगते थे, तब झेप जाता था। तब माँ की पुकार जीने की वजह बन जाती थी। मैं उसी पुकार को अब तलाश रहा था। भूल रहा था वो पुकार तो पहले ही हवा पानी आग माटी में विलीन हो चुकी है। मैं पिता से मिल रहा था पर आंसुओं की जगह आंतरिक संवाद में उलझा हुआ, फंसा हुआ। पिता के जिन हाथों को मैं अपने हाथों में लेने को तरस गया था वे ज़मीन पर खुले पड़े थे। मैंने पिता के ठंडे निश्चेष्ट हाथ को अपनी गुनगुनी हथेली में दबा लिया। उनकी हथेली कपास की तरह सफ़ेद और बर्फ़ की तरह ठंडी हो चुकी थी। अपनी गुनगुनाहट देकर भी गर्मी पैदा नहीं हो सकती थी। मुर्दा हथेली में मैं अपने हिस्से की रेखा खोजने की कोशिश करने लगा। रेखाओं के ज़ख़ीरे में मेरे हिस्से की एक या आधी रेखा भी नहीं मिली। पिता की जिस तर्जनी को पकड़ने के लिए बचपन में लपकता था और पा नहीं पाता था, अब स्वीकारता में दिख रही थी, पर अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी उसे थामे रखने में। मेरे हाथ से पिता का हाथ खींचकर ढक दिया गया। मैं कौन हूँ? क्यों आया हूँ यहाँ? मेरा अस्तित्व इस घटना से क्यों जुड़ा है? अपनों का परायापन देखकर प्रश्न मेरे दिमाग पर हथौड़े की मानिंद चोट कर रहे थे। खाली खाली मैं भर जाने की कल्पना से सिहर रहा था। किसी की आत्मीयता जो पिता की रिक्तता को मिटा सके, की चाहत लिए लोगों की आंखों में आंखें डाल उनका मन टटोल रहा था, मगर अपने कहे जाने वाले लोग काट खाने की दृष्टि से मुझे देख रहे थे। वक्त के बेरुखे रवैये पर मैं पत्नी के बारे में सोचते हुए उदास होता जा रहा था और मन ही मन विनती कर रहा था कि कोई उसके बारे में कुछ भी पूछे नहीं। दर्द का विरेचन टकराहट के साथ जारी था और लोगों में कानाफूसियाँ भी। मुझे सभी की आंखों में पत्नी के प्रति विद्रोह और नफरत दिख रही थी। कोई फुसफुसाता हुआ मेरी ओर देख लेता तो मुझे मेरी मर्दानगी पर शक होने लगता। मैं कैसा बेटा निकला? चाहता तो बाल पकड़े घसीटते हुए पत्नी को यहाँ ला सकता था, पर नहीं ला सका। मुझे पत्नी के होने पर घृणा होने लगी थी, जबकि वो मेरे 2 संभ्रांत बच्चों की माँ थी। पिता के अंतिम संस्कार के लिए चर्चाओं के साथ सामान जुटाया जा रहा था। मैं चाह रहा था कि मुझे भी कोई उसी लेन देन में शामिल कर ले, लेकिन लोग लगातार चल रहे थे और मैं एक जगह ठहरा था।
मैं अपने और पिता के बीच बने बड़े से दायरे में एक नामुराद कंकड़ की तरह लुढ़क रहा था। नीरव वातावरण में किसी ने मुझे पुकारा, सुनो कपिल, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पिता के मंझले बेटे यानी मुझसे छोटे भाई ने रहस्यात्मक लहजे में पूछा था। वो नहीं आई, मैं बोला। क्यों? वो बोला। ये उसी से पूछना पड़ेगा, मैं बोला। फिर ठीक है, तुम बाबूजी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। क्यों? जब तुम्हारी पत्नी नहीं आई तो अंत्येष्टि करने वाले को खाना कौन बनाएगा? निर्णायक ध्वनि में वो बोला और चला गया। क्यों, जिसकी बीवी मर जाती है वो माँ बाप का अंतिम संस्कार नहीं करता? मुझे बोलते हुए मुड़कर देखा पिता के मंझले बेटे ने। यहाँ भी अपना स्वामित्व जताकर मेरा अधिकार छीन लिया था। मैं अपाहिज सूनी आंखों से जनता जनार्दन की ओर न्याय के लिए ताकता रहा। क्या बड़े क्या बूढ़े सभी ने अचानक मातमी हिजाब ओढ़कर पीठ फेर ली थी। पिता के जनाजे में अब मैं सबसे पीछे था। गाड़ियाँ घाट की ओर बढ़ रही थीं। पिता अपना पसारा छोड़ अनंत यात्रा पर थे। मेरे सवालों के जवाब हमेशा के लिए अनुत्तरित छूट गए थे। मेरे साथ अनबन लिए पिता के यूं अनंत में जाने का मुझ पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था, बल्कि कहूँ तो अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक और अलग किस्म का भी। पिता के प्रति मेरी तमाम बहसें समाप्त हो चुकी थीं। मेरा सामान्य जीवन जो कभी था ही नहीं, आज नष्ट होने की कगार पर था। पत्नी की वजह से मेरी सामाजिकता दांव पर लग चुकी थी। मनुष्य और मनुष्य के बीच मेरे सभी रिश्ते खटाई में पड़े दिख रहे थे। जो होशो हवास में रहेगा वो मारा जाएगा। समाज के बीच अपने को जिंदा रखना है तो बीवियों के पेटीकोटों में घुसना सीखो, उनके बताए रास्तों पर चलो, फरेब करो और अपने लोगों के चहेते बने रहो, पिता के भी। क्योंकि जीवन में इंसाफ को ताबीज की तरह बांधने वाला कुचला जाता है, कुचला जाता रहेगा। सत्य अपनी जगह से हमेशा गिराया जाता रहा है। विध्वंसक ही बुद्धिजीवी कहलाएंगे अब। ये कौन बोला? क्या मेरे कान बज रहे हैं? क्या मेरी पत्नी अंकिता चिल्ला रही है? किसने कहा ये सब? क्यों कहा? मैंने बेताबी से इधर उधर देखा। बबूल की डाल जो खाई में झुककर गंगाजल पी रही थी, उसी पर एक चिड़िया बेतहाशा चीख रही थी। आवाज़ वहीं से आती हुई सी लगी। मैं निढाल होकर गंगा जी की उबड़ खाबड़ रेतीली धरती पर पसर गया। लोग पिता की चिता की ओर कतरा कर निकलते जा रहे थे। पिता का अंतिम बिछौना बनता रहा। गंगा का निर्मल किनारा दिग्विजय का शंखनाद कर रहे थे, जीवन और मृत्यु के साक्षी बन रहे थे। मुझे क्या होता जा रहा है? बच्चों को देख रहा हूँ, लेकिन मेरे भीतर कुछ डोलता नहीं। धूप जलन नहीं दे रही है, हवा ठंडक नहीं। क्या मुझ में प्रेम समाप्ति की ओर है? क्या मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर पाऊँगा? अपने बच्चों से भी नहीं, खुद से भी नहीं। मैं आँखों से चिल्ला रहा था, पर अपनों के द्वारा सुना नहीं जा रहा था। सब अपने अपने समूहों में बोल रहे थे और मैं बिच्छू का सा डंक खाया तड़प रहा था। भाई भतीजों की नज़रों में मैं अजनबी बन चुका था। जीवन की इसी अबूझी कटुता में आखिर मेरा कसूर क्या था? क्या कसूर था मेरे परिवार का, पत्नी और बच्चों का? मैंने आसमान की ओर प्रश्नाकुलता से देखा। मेरी पीड़ा में वो भी दग्ध दिखा। लगा मेरा दुख उसकी आंखों से झर रहा है। मैं हमेशा की तरह निःशब्द और गतिहीन होकर दृश्य में जीवन टटोलने का एक अंतिम प्रयास करने लगा था। हाथों को ऐसे उठा दिया मानो कोई पकड़ कर सहारा देगा और गले से लगा लेगा, पर वहाँ कोई नहीं था। पिता की देह से लिपटी आग की लपटें धू कर ऊंची और ऊंची होकर लपक रही थीं। पिता धुआं की शक्ल में आसमानी होते जा रहे थे। मैंने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अचानक मेरे नासापुटों में सनसनी सी दौड़ गई। ये किसकी गंध है और कहाँ से आ रही है? मैंने चारों ओर देखा। हाथों को उठाकर अपनी बंगले सूंघी, कुर्ता सूंघा। जब कुछ समझ नहीं आया तो हाथों को रेत से रगड़ रगड़ कर मांझ कर घास से पोंछ कर सूंघा। गंध मेरे हाथों से ही आ रही थी। ये तो पिता की देह गंध है। मैं पागलों की तरह पिता की ओर लौटने लगा। उनसे जुड़ी हर स्मृति, हर दृश्य में पिता की गंध समाई हुई महसूस होने लगी। मेरे भीतर चटक कर कुछ बिखरने लगा। मैं हल्का होने लगा। गाढ़े दुख के बीच पिता के अपनत्व का गहरा आवेग मुझे झुलाने लगा। मन की पीड़ा पिघलने लगी। समय का वो रचाव बहुत अलग था, अनजाना भी। उसी अनजानेपन के आलोक में मैंने अपने बच्चों की ओर देखा। वे दूर मेरे दुख की सीमा के बाहर मुरझाए से खड़े थे। प्यास और भूख से उनके चेहरे कांतिहीन लग रहे थे। पास बुलाकर मैंने बच्चों को सीने से लगा लिया। अभी आप सुन रहे थे
कल्पना मनोरमा जी की लिखी हुई एक बहुत ही भावपूर्ण कहानी पिता की गंध। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।